एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इम्यूनिटी चैप्टर। इसमें हम समझेंगे इम्यूनिटी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है इननेट, एक होती है एक्वायर्ड। इननेट वो होती है जो हमें बाई बर्थ मिलती है। एक्वायर्ड जो हम पूरी लाइफ में गेन करते हैं, बार बार जो हमें एक्सपोजर होते हैं इन्फेक्शन से, उनके थ्रू। सबसे पहले हम यहाँ इननेट पढ़ेंगे। इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो इनबोर्न रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट किसी भी इन्फेक्शन के। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इननेट जो इम्यूनिटी होती है वो रैपिड होती है, मतलब जैसे ही इन्फेक्शन आएगा ये तुरंत अपने काम पे लग जाएगी। इसके लिए हमें कोई प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर नहीं चाहिए होता है। इसमें कोई मेमोरी सेल्स नहीं होती हैं, कोई मेमोरी नहीं होती है। बार बार जब भी कोई इन्फेक्शन आएगा तो ये अपना प्राइमरी रिस्पॉन्स ही दिखाएगी। नॉन स्पेसिफिक होती है ये, कोई भी माइक्रोबियल एंटीजन आएगा ये उस पर अटैक करेगी। इसकी लिमिटेड डाइवर्सिटी होती है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं इननेट इम्यूनिटी का। तो सबसे पहले आता है रिसेप्टर इंटरेक्शन। इसमें होता क्या है कि कोई भी हमें एक्सपोजर हुआ, उसके बाद जो मीडिएटर्स होंगे इननेट इम्यूनिटी के, वो फटाक से साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जब वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आ गई, अब होगा अटैचमेंट किस किस के बीच। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका सरफेस मॉलिक्यूल होगा, वो जाके चिपकेगा रिसेप्टर ऑफ सेल से। तो अभी के लिए हम सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ए मान लेते हैं और रिसेप्टर ऑफ सेल को बी मान लेते हैं। तो अब समझते हैं हम ए के बारे में, जो कि माइक्रोबियल सरफेस मॉलिक्यूल है। इसको हमने एक नाम दे रखा है MAMP, माइक्रोब्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इसमें होता क्या है कि जितने भी बैक्टीरियल सरफेसेस होते हैं वो कॉमन उनके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन्स, लिपोपॉलीसैकेराइड, टिकोइक एसिड वगैरह वगैरह। इसके बाद क्या होता है कि ये जो MAMPs होता है एक कॉमन पैटर्न होता है जो कि ज़्यादातर माइक्रोबियल सरफेसेस के होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ए के बारे में। अब पढ़ते हैं हम बी। तो बी जो है वहाँ होता है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। अब समझो इसको, ये जो पैटर्न है ना माइक्रोब के सरफेस पे, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए होस्ट के सेल पे होता है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। अब ये क्या होता है, ये मैंने बता दिया, मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन होस्ट सेल सरफेस। इसके बाद ये क्या करता है, MAMPs को पहचानने के लिए होता है। अब ये बात समझो, जैसे हम किसी रोड पे खड़े जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसी रोड पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमको एक टोल टैक्स मिला। तो अब हमने कॉमन लैंग्वेज में बोल दिया कि ये तो टोल टैक्स है। ठीक है, जो हमारा कॉमन नेम है, जैसे हमने इसको बोल दिया ना पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, ये कॉमन नेम हो गया। लेकिन अब इस टोल टैक्स का भी तो कुछ नाम होगा, जैसे JP टोल टैक्स या फिर अडानी टोल टैक्स। इसी तरह से इसका एक एग्जांपल हो गया टोल लाइक रिसेप्टर, मतलब ये कॉमन वर्ड हो गया और ये इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब फिर से इस पे आ जाओ। तो जब भी टोल लाइक रिसेप्टर MAMPs को पकड़ लेगा, मिल जाएंगे दोनों, तो एक सिग्नल जनरेट होगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन वगैरह चालू हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स हैं हमारे एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। एनाटोमिकल बैरियर्स में आ जाते हैं हमारे स्किन एंड म्यूकोसल सरफेसेस। फिजियोलॉजिकल में आ जाते हैं हमारे जैसे बॉडी टेम्परेचर या फिर pH और भी। अब दूसरा है फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स में जैसे कि न्यूट्रोफिल्स या फिर मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेज जैसे कि मोनोसाइट्स। ये क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो फटाक से यूनाइट हो जाएंगे साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। अब ये एक्ट कैसे करते हैं फेगोसाइट? तो सबसे पहले ये एनगल्फ कर लेंगे माइक्रोब को, उसके बाद फ्यूज़न होगा लाइसोसोम और फेगोसोजाइम को। इसके बाद क्या होगा, किलिंग कर, ये अब माइक्रोब को किल कर देंगे। तीसरा है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, जो भी हमारे सेल हैं वो जो भी इन्फेक्टेड सेल है या फिर ट्यूमर सेल है, तो ये सिंपली इनको किल करते हैं। इसके बाद आ जाता है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है, रिलीज़ करता है हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस, जो कि इन्फ्लामेशन को इनिशिएट करा के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। डेंड्राइटिक सेल क्या करते हैं, डेंड्राइटिक सेल करते हैं ट्रांसपोर्ट किसका, जैसे हमारी स्किन या म्यूकोसल साइट पे कोई एंटीजन आया तो अब ये इसको पहुंचाएंगे T सेल, जो कि यहाँ लिम्फ नोड में सिचुएटेड है। तो डेंड्राइटिक सेल सिंपली एक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसके बाद हम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पढ़ लेते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि कोई टिश्यू डैमेज हुआ हमारा,
जैसी डैमेज होगा वो रिलीज़ करेगा मीडिएटर्स, और जिससे क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगी परमिबिलिटी। अब जब परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो तो यहाँ पे लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड सेल्स हो गया, लीकेज ऑफ फ्लूइड, इसको हम एक्सुडेट कह देते हैं। इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे फेगोसाइट्स आएंगे, फेगोसाइट्स क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे उनको और डिस्ट्रक्शन कर देंगे माइक्रोब्स का। फिर इसके बाद हमारा जो कंपोनेंट है वो साइटोकाइंस। साइटोकाइंस में जैसे इंटरल्यूकिन 1 और इंटरफेरॉन या फिर TNF अल्फ़ा। इसके बाद हम देखते हैं एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, हम इसे एक्वायर या फिर अडेप्ट करते हैं पूरे अपनी लाइफ के दौरान। जैसे जैसे हमें एक्सपोजर मिलता जाएगा इन्फेक्शंस का, वैसे वैसे हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी आती रहेगी। ठीक है, या फिर ये इम्यूनिटी आती रहेगी। अब इसमें जो मीडिएटर्स होते हैं वो T सेल्स और बीटा सेल्स होते हैं। इसके बाद इसके बारे में जान लेते हैं। ये लेट रिस्पॉन्स दिखाता है इन द कंपैरिजन ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इसके लिए हमें प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर चाहिए होता है, ये तभी काम करेगा। ये हाईली स्पेसिफिक होता है और इसमें मेमोरी सेल प्रेजेंट होते हैं फॉर द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसके टाइप पढ़ लेते हैं, दो तरह से पढ़ते हैं। एक हो गया एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक हो गई आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इम्यूनिटी। हम कंपेरेटिव वे में पढ़ते हैं इसको, एक्टिव और पैसिव को। तो जो एक्टिव है उसको हमारी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और जो पैसिव है उसमें हम प्रीपेड जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो दे देते हैं। जो एक्टिव वाली है इसको इंड्यूस कौन कर रहा है, जैसे कि अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है बाहर से तो हम इसको नेचुरल की कैटेगरी में डाल देंगे, और अगर हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो इसको हम आर्टिफिशियल कह देंगे। जबकि जो पैसिव है वो हम एक्वायर्ड करते हैं मदर से, जो IgG के फॉर्म में मिलते हैं। अगर हम और जब हम मदर हमें प्रोवाइड करा रही है तो उसको नेचुरल की कैटेगरी में डाल देंगे, और अगर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं तो इसको हम आर्टिफिशियल कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक्टिव जो होता है इम्यूनिटी वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जबकि ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। एक्टिव में लैग पीरियड प्रेजेंट होता है, मतलब कि कोई बैक्टीरिया आया तो जो हमारी T और B सेल्स हैं वो थोड़ा टाइम लेगी एक्टिवेट होने में। ठीक है, लेकिन जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी है इसमें कोई लैग पीरियड नहीं होता, ये रैपिड ऑनसेट, तब तुरंत ये तुरंत चालू हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद एक्टिव में मेमोरी प्रेजेंट होती है फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, इसीलिए जो बूस्टर डोज होता है एक्टिव इसमें इफ़ेक्टिव होता है, जबकि पैसिव में कोई मेमोरी नहीं होती है, तो बूस्टर डोज नॉट इफ़ेक्टिव यहाँ पे। एक्टिव में हमारा नेगेटिव फेज होता है। नेगेटिव फेज क्या होता है कि जैसे पहले कोई हमें वो मिला, इन्फेक्शन मिला, तो एंटीबॉडीज़ हमारी उसके रिस्पॉन्स में इंक्रीज़ हो गई सीरम में। ठीक है, जब हमारी एंटीबॉडी सीरम में बढ़ गई तो अभी हाल फिलहाल वो बढ़ी रहेंगी। जब कोई नेक्स्ट इन्फेक्शन आएगा तो जितने भी जैसे बैक्टीरियाज आए तो इनके मॉलिक्यूल्स इससे जो हमारी एंटीबॉडी है इनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो जितनी इंटरेक्ट हो जाएंगी उतनी तो एंटीबॉडी हमारी कम हो जाएंगी। ये होता है नेगेटिव फेज़। तो इसमें नेगेटिव फेज़ होता है इसमें, तो हमारी एंटीबॉडी यहाँ पे सीरम एंटीबॉडी कम हो जाती हैं, जबकि इसमें नहीं होता है। पैसिव में कोई नेगेटिव फेज़ नहीं होता है, तो इसमें हमारी एंटीबॉडी एज इट इज़ रहेंगी और बढ़ जाएंगी। ठीक है, और एक्टिव इम्यूनिटी किन में काम नहीं करती है, नॉट इफेक्टिव इन इम्यूनो डेफिशिएंट्स, जो इम्यूनो सप्रेसेंट पर्सनस होते हैं उनमें काम नहीं करती है, जबकि पैसिव करती है क्योंकि वो खुद इम्यूनिटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ देते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है कि कोई भी रिस्पॉन्स जो कि अगेंस्ट फर्स्ट काउंटर में बननी है, मतलब कोई भी पहली बार हमें इन्फेक्शन आ रहा है तो उसके अगेंस्ट जो भी हमारा रिस्पॉन्स है वो कहेंगे उसे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अगर कोई सब्सिक्वेंट बार या दूसरी बार कोई आ रहा है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आ जाएगा वो। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है पहला वाला वो स्लो होता है, लेट ऑनसेट होता है, छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो पावरफुल होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए रहता है। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें लैग पीरियड प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो इन्फेक्शन आया और इन्फेक्शन आने के बाद जब हमारा इम्यून सिस्टम काम किया उसके बीच के जो पीरियड होता है उसको हम लैग पीरियड कहते हैं। लैग पीरियड यहाँ पे प्रेजेंट होता है और लॉन्ग होता है, 4 से 7 दिन का। यहाँ पे लैग पीरियड या तो एब्सेंट होगा और अगर प्रेजेंट भी होगा तो शॉर्ट होगा, 1 से 3 दिन का। यहाँ पे नो नेगेटिव फेज़ होता है, यहाँ पे होता है नेगेटिव फेज़। और यहाँ पे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी जो होती हैं वो लो टाइटर में रहती हैं।
अब कैसे, हमें कोई इन्फेक्शन आया तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, सीरम में हाई लेवल पे पहुंची, फिर वो डिक्रीज़ हो गई। इसके बाद एक मेंटेन कर लेंगे अपने लेवल को, और किस तरह की होंगी, आईजीएम टाइप की होंगी। यहाँ पे कौन रिलीज़ करेगा है ना, यहाँ पे तो बी सेल, जो नेटिव बी सेल्स हैं वो रिलीज़ करेंगी एंटीबॉडीज़ को प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, और यहाँ पे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो हाई टाइटर में होंगी, आईजीजी टाइप की होंगी। यहाँ पे कौन इनको रिलीज़ कर रहा है, मेमोरी बी सेल्स, क्योंकि हमारी मेमोरी में ही तो थी, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो मेमोरी सेल्स रिलीज़ करता है। अब यहाँ पे दोनों में फ़र्क देखो, नेटिव बी सेल और मेमोरी बी सेल होती दोनों एक ही है, लेकिन क्या होता है कि जब डिफरेंशिएशन होता है तो कुछ बी सेल्स और कुछ टी सेल्स जाके मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, कुछ ही बनती हैं, सभी नहीं बनती हैं। ठीक है, बस इतना ही था हमारे इम्यूनिटी में। थैंक यू।